हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र की। ठीक है, दर्पण सूत्र यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रमाणित करते हैं। चलिए देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इसको दो तरह मतलब कि उत्तल दर्पण में भी प्रमाणित किया जाता है और अवतल दर्पण में भी प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रमाणित करेंगे। अगले लेक्चर में उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करेंगे। आज हम लोग अवतल दर्पण में इसको प्रमाणित करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे पहले इसको प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। ये इसका ध्रुव है, इसको क्या लिखते हैं, टी। ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है, ये तो पहचान में आता होगा। ये इसका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब इसमें हम चेहरा इधर से देख सकते हैं, तो ये परावर्तक सतह। ठीक है, तो इसमें किरण इस डायरेक्शन से आएगी इसमें। अब देखिए ध्रुव के बाद क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि फोकस बिंदु कितना है, एफ है, और यहाँ पर इसको थोड़ा और इधर मानते हैं, यहाँ पर फोकस बिंदु एफ है और यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है, सी है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मानते हैं कि एक वस्तु, यहाँ पर ए बी एक वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक ए बी एक वस्तु है, मतलब कि ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु ऐसे सीधा खड़ी है। ठीक है, तो इसका किरण आरेख कैसे खींचते हैं, ये हम लोग भी ये भी पढ़ चुके हैं, किरण आरेख खींचना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से एक किरण समानांतर जाएगी, मतलब कि सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये नियम पढ़े हैं कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है, तो ये इसका फोकस है। ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा किरण इसके वक्रता केंद्र से खींचते हैं ऐसे। तो इससे पहले हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है वो उसी दिशा में अपने पिछले वाले पथ पे वापस लौट आती है, मतलब कि ये जाएगी और पुनः टकरा करके उसी डायरेक्शन में लौट आएगी। ठीक है, तो जहां पर दो परावर्तित किरणें कट करती है, देखिए एक किरण ये और यहां से गई एक किरण और लौट के यहाँ पे आई, देखिए ये समानांतर किरण गई और लौट के फोकस से होके आई, तो यहाँ पर दोनों कट कर रही है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का। और कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब। तो इसको देखिए ये ए बी प्रतिबिंब वस्तु है, ये ए बी वस्तु है ना, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा इस तरफ। ये ध्यान से देखिए, ये प्रतिबिंब क्या है, इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसको नाम देके देखिए ये ए है तो ए यहां पर हो जाएगा ए डैश, प्रतिबिंब है तो इसको लिखेंगे ए डैश। ये बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब है। यानी कि वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेशन करना है। ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को प्रमाणित करना है। ये तो पता होगा ना, v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी होती है, u क्या होता है, वस्तु दूरी होती है, और f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। और हम लोग सभी दूरी मतलब जो भी दूरी मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। सही है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक रचना करते हैं हम लोग, यहाँ से एक लंब डालते हैं। यहाँ से ये मान लीजिए एन है, ये क्या मान लिए हम, ये पॉइंट एन है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एल। ये जो लंब डाले हैं इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या है हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां से देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा यहां से देखिए इसके सामने ये सी है ना, ये सी पॉइंट है, सी
ए डैश बी डैश, देखिए दो त्रिभुज, एक ये यहां से एक ऐसे और दूसरा त्रिभुज ये है ना। तो त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, पहला त्रिभुज तथा त्रिभुज सी ए डैश बी डैश। ठीक है, अब एक चीज सुनिए, अगर आप लोग अभी समरूप नहीं पढ़े, 10th क्लास में हम लोग को समरूपता के बारे में पढ़ना है। समरूपता क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसी आकृति है वैसे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसी कुछ आकृति है, यहाँ पर ऐसी ना आकृति है, ये दोनों त्रिभुज, इसको नाम दिया हमने ए बी सी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो दो त्रिभुज, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, समरूप क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए। अभी समरूपता के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा ना शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों कोण बराबर होंगे, मतलब बी सी ए और ए डैश सी बी, ये कोण बराबर होंगे, एक कोण बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ये लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो दोनों के दो कोण बराबर हुए कि नहीं, एक यहाँ पे ये और एक यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, ये वाला इससे बराबर हुआ, ये वाला इससे बराबर हुआ, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसका रूल क्या होता है, देखिए इसका लिखते कैसे हैं, ये देखिए ये ए बी पहला त्रिभुज है ना, ए बी सी, तो ए बी जो है पहले त्रिभुज का लंब है और इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश है, ये दिख रहा है ना, इसके सामने ये लंब, यहाँ कोण बन रहा है, इसके सामने लंब। ठीक है, यानी कि लंब बटे में लंब और फिर इसका आधार बटे में इसका आधार, तो इस बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, ए सी बटे में इस छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, यहाँ से ए डैश सी डैश। ये बात समझ में, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो, और समरूप कब होता है, जब दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर होता है। अब जरूरी नहीं कि बस संगत कोण से ही बराबर होते हैं, इसमें बहुत सारे कंडीशन है, वो आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, हम लोग को जितना काम चल जाएगा बस उतना ही सीखना है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं अनुपातिक, मतलब समानुपाती होती है, बटे में होती है। देखिए ये लंब बटे में लंब, देखिए ए बी बटे में ए डैश बी डैश, और इसका आधार ए सी बटे में ए डैश सी, इसका ए डैश सी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये समरूपता का रूल है, तो ये रूल यहाँ पे हम लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये और ये एक कोण बराबर हो गए, और फिर से देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, मतलब ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजा अनुपातिक होगी। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी ए डैश बी डैश समरूप हैं, क्या लिखेंगे, समरूप हैं। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा अनुपातिक होगी। देखिए ये ए बी बटे में, देखिए ये लंब बटे में ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार देखिए ए सी बटे में ए डैश, ये देखिए ए डैश सी, ए डैश सी, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज, यहां से देखिए, यहाँ से पुनः त्रिभुज एन एल एफ, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, देखिए एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, त्रिभुज एन एल एफ तथा एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। फिर तो देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है तो इधर भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री। फिर जैसे ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण, उसी तरह तो ये भी कोण बराबर होगा ना, ये दिखाई दे रहा है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, तो इसमें भी दो कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज
फिर से समरूप हो गए। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एन एल एफ तथा त्रिभुज एस ए डैश बी डैश समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। तो जब त्रिभुज समरूप हो गए, जब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजा अनुपातिक होगी। देखिए, तो इसका लंब ये एन एल बटे में एन एल, ये बटे में देखिए ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी, यही ना दोनों त्रिभुज समरूप है, एन एल एफ और ए डैश एफ बी। तो ये लंब बटे में ये, मतलब ये लंब बटे में ये, फिर बराबर इसका आधार देखिए एफ एल, ऐसे एल एफ, एल एफ बटे में एल एफ बटे में एफ ए डैश, एफ ए डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा अनुपातिक करनी है। ये लंब एन एल बटे में ए डैश बी डैश और इसका आधार एल एफ बटे में एफ ए डैश। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से देखिए, तो इसमें हमें एक चीज देखना है, देखो ये एन एल और यहां से देखिए ए बी, एन एल के बराबर क्या है, ए बी है ना। तो एन एल के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं और ये ए डैश बी डैश उसी तरह, एल एफ उसी तरह और एफ ए डैश उसी तरह। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एन एल बराबर ए बी। ठीक है, यानी कि एन एल के जगह पर हमने क्या रख लिया, ए बी रख लिया। ठीक है, अब इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे, इसको समीकरण तो फर्स्ट मान चुके हैं। अब देखिए दोनों समीकरण में हमें क्या दिखता है, देखिए ये ए बी बटे ए डैश एल एच एस इसका और ए बी बटे में ए डैश बी डैश एल एच एस इसका। दोनों समीकरण का अगर एल एच एस बराबर है तो उसका आर एच एस भी बराबर होता है। तो कर सकते हैं ना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो दोनों का एल एच एस अगर बराबर है तो दोनों का आर एच एस भी बराबर होगा। तो लिखते हैं, देखिए ए सी इसका आर एच एस ए डैश सी और इसका आर एच एस एल एफ बटे में एफ ए डैश। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब एक चीज सुनिए, अब अगर दर्पण है तो दर्पण में अगर कोई भी चीज दूरी मापनी होती है, दूरी मापने का मतलब कि फोकस दूरी कहां से मापते हैं, वक्रता केंद्र की दूरी कहां से मापते हैं, वस्तु की दूरी कहां से मापते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहां से मापते हैं, तो वो सारी दूरियां कहां से मापते हैं हम लोग, ध्रुव P से मापते हैं। कहां से मापते हैं, ध्रुव P से मापते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज लिखा जाता है, क्योंकि यदि एल P के निकट हो, एल P के निकट हो, एल P के निकट हो, यानी कहने का अर्थ है ये जो एल है वो P के क्या है, बहुत ही निकट है। तो हम लोग एल को क्या मान सकते हैं, P मान सकते हैं, क्योंकि इतना कम दूरी पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एल और P को हम लोग निकट मान सकते हैं, मतलब निकट है। तो देखिए एल के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, मतलब जहां एल है वहां पे P रख सकते हैं। तो लिखेंगे ए सी बटे में ए डैश सी, एल के जगह पे क्या रखेंगे, पी एफ बटे में एफ ए डैश। यहां तक एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब हमें इस सब को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे ध्यान से सुनिए। एसी देखिए तो कहां है, इसमें एसी यहां पर है, ये एसी है। तो एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरे ये एल नहीं, पूरे पी ए में से ये पीसी, देखिए यहां से ये पी ए है, पी ए में से यदि हम पीसी घटा लेंगे तो एसी मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस पीसी। लग रहा है ये बात आप लोग समझ नहीं आ रही। एसी के लिए ये एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पीसी नहीं लिख सकते। अच्छा एसी सुनिए बता दो, इधर देखिए, ये मान लीजिए एक छड़ी है, 10 मीटर की छड़ी है, इसको हम नाम दे देते हैं, यानी ए है, सी है और ये टी है। ये पूरी छड़ी 10 मीटर की है। कोई कहा हमसे यहां से यहां तक 10 मीटर है और पीसी 6 मीटर है,
ठीक है। ये पूरी छड़ी 10 मीटर की है और पी से सी तक की लंबाई 6 मीटर है। तो कह रहा है कि AC का मान बताइए, AC कितना होगा। तो बड़े अच्छे से जवाब देंगे, AC तो 4 होगा ना 4 भाई। ये क्योंकि ये पूरा 10 है, यहाँ से 6 निकल गया तो कितना बचा 4। हमने AC निकालने के लिए क्या दिमाग में सोचा, यही ना सोचे होंगे आप लोग कि AC जो है वो AC कैसे निकालेंगे। पूरे 10 में से ये 6 घटा देंगे, 10 माइनस 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यानी कि पूरे PA में से, देखिए 10 क्या है, PA में से PC घटा देंगे तो कितना आया था 4, और 4 ही तो AC है ना। तो कहने का अर्थ है कि AC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PA माइनस P, इसी तरह लिखा गया है यहाँ पे। AC को लिख सकते हैं PA माइनस PC। अब क्लियर है, चलो ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब देखिए A' C कहाँ पे है, देखिए A' C यहाँ पे है, ये A' C। तो फिर से वही कंडीशन लगाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें सब दूरियां P से मापनी है तो सब में P होना चाहिए। देखिए जैसे PA माइनस PC हो गया, A' C, तो A' देखिए A' यहाँ से ये है ना, तो A' को लिखेंगे देखिए ऐसे PC माइनस PA', मतलब पूरे PC में से PA' घटा देंगे, जैसे अभी बताया PC में से PA' घटा देंगे तो A' बचेगा। अब देखिए PF, तो इसमें PF है, ये PF है तो इसको कुछ नहीं करना भाई, ये PF है। FA', देखिए FA' किधर है भाई, इधर ये FA', यही है FA'। तो फिर से क्या करेंगे, PA' में से PF घटा देंगे, फिर से देखिए पूरे PA' में से PF घटा देंगे, PA' में से PF घटा देंगे तो क्या बचेगा A', तो क्या लिखेंगे PA' में से क्या घटाना है, PF घटाना है, PF घटा दी। अब देखिए इसमें भी P, इसमें भी P, सब में P है, तो हम लोग दूरियां कहां से मापेंगे, P से मापेंगे। अब थोड़ा चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए, और वस्तु दूरी को U मानते हैं, प्रतिबिंब दूरी V मानते हैं, फोकस दूरी F, वक्रता दूरी R, ऐसे मानते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो देखिए ये F है, तो यहां से देखिए PF क्या है, फोकस दूरी F, यहां से फोकस दूरी F, ठीक है। ये देखिए ये AB यहाँ पे ना, ये AB वस्तु है, ये वस्तु है ना, ये AB वस्तु है, तो वस्तु दूरी U मानते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, U है, यहां से यहां तक की दूरी U है, फोकस दूरी F हो गया। देखिए ये वक्रता केंद्र है, देखिए यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र की दूरी P से क्या लिखते हैं, वक्रता दूरी को R लिखते हैं। एक और चीज बचा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। प्रतिबिंब दूरी को क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। ये R हो गया, ये F हो गया, ठीक है, हमने सब कुछ लिख लिया। फोकस दूरी F, वक्रता दूरी R, प्रतिबिंब दूरी V और वस्तु दूरी U। यहाँ पे वस्तु रखा है, यहाँ पे प्रतिबिंब, ये फोकस दूरी, ये वक्रता दूरी। अब सब कुछ दर्पण के इस साइड में है, चिन्ह परिपाटी से दर्पण से अगर इस साइड में है तो सारी दूरियां माइनस में ली जाती है, तो हम लोग सब कुछ लिखेंगे माइनस में। देखिए PA कहां पे है, देखिए तो PA यहाँ पे है ना, तो P और A यहाँ पे वस्तु रखा है, तो वस्तु दूरी U, तो U लिखेंगे माइनस में, ये माइनस का चिन्ह। PC, देखिए PC यहाँ पे P और C, तो ये वक्रता केंद्र है ना, तो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता दूरी कहलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता दूरी। तो ये देखिए ये PC, ये R है ना, तो ये माइनस R, ठीक है। फिर देखिए PC, फिर से PC यहाँ भी है, PC यहाँ पे, तो इसको लिखो माइनस R, माइनस PA', देखिए PA', ये क्या है, यहाँ से देखिए तो ये प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी V होता है, तो यहाँ पे
माइनस भी, क्योंकि सब दूरियां इधर है तो सब माइनस में। पी एफ देखिए, पी एफ फोकस दूरी क्या होता है, ये देखिए यही ना है फोकस दूरी एफ, और वो भी माइनस में। और इधर इधर देखिए पी ए डैश, तो देखिए पी ए डैश क्या था, यहाँ पे लिखे है ना पी ए डैश माइनस, यहाँ पे भी माइनस भी, माइनस पी एफ देखिए ऊपर भी लिखे है माइनस है, तो पी एफ से क्या होगा माइनस है, ये माइनस तो ये है, और पी एफ का मान माइनस एक। अब हमने सब कुछ कर लिया है, बस इसमें जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं वो सॉल्व करना है। देखिए ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटे में माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी, इधर देखिए माइनस एफ बटे में माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं। यहां से देखिए माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ से इसमें गुणा करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आर इंटू एफ माइनस माइनस भी में एफ से गुणा करेंगे तो माइनस एफ भी, ठीक है। अब गुणा करते हैं, देखिए अब इससे गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर माइनस ये इससे गुणा हुआ माइनस यू एफ, फिर प्लस माइनस माइनस आर भी गुणा हुआ तो माइनस आर भी प्लस 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 आर एफ, और ये आर एफ। अच्छा एक चीज और देखिए, ये आर एफ इधर आएगा, बराबर के इधर ला रहे हैं इसको, तो माइनस आर एफ होगा, और ये इसको छोड़ दें, ये छोड़िए इसको, ये माइनस एफ भी, तो ये आर एफ से आर एफ कट गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इससे पहले की याद कीजिए, तो हम लोग एक और चीज पढ़े थे, एफ बराबर क्या होता है आर बाई टू, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले में देखिए आर दिख रहा है ना, ये आर, इस आर को हमें हटाना है, क्योंकि जो हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है, देखो भाई इसमें एक बटे भी, एक बटे यू, एक बटे, इसमें कहीं आर है ही नहीं, तो फॉर्मूले में हम लोग को आर रहना ही नहीं देना है, उसको हटाना है। और कैसे हटा सकते हैं, तो यहां से हटा सकते हैं। देखिए एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो तिरछा तिरछी अगर गुणा करेंगे तो आर बराबर क्या होगा, टू एफ होगा ना, आर बराबर टू एफ, इसको साइड में लिखना, आर बराबर कितना टू एफ, यानी जहां भी आर दिखेगा वहां पे हम टू एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू भी माइनस यू एफ, हमें तो दिख गया आर, देखिए आपको भी दिख रहा होगा ये आर है ना, तो आर की जगह पे क्या रखेंगे टू एफ भी, टू एफ भी, आर की जगह पे टू एफ और ये भी उसी तरह। अब माइनस एफ बी को हम इधर लेके आ रहे हैं, क्यों इसको छोड़ेंगे इधर, तो ये एफ बी इधर आए तो प्लस में एफ बी बराबर जीरो, अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। देखिए यू भी माइनस यू एफ, अच्छा देखिए तो माइनस टू एफ भी में से एक एफ बी, ये प्लस में है ना तो ये घटेगा, तो टू एफ बी में से एक एफ बी घट जाएगा, तो माइनस एफ भी बराबर जीरो। यहां तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद क्या करना होता है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे, यू भी एफ से भाग देने पर क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देंगे। देखिए देने से होता क्या है, भाग देंगे, देखते हैं क्या होता है, यू भी बटे में यू भी एफ, इसमें भी भाग कर दिए माइनस यू एफ बटे में इसमें भी भाग कीजिए यू भी एफ, माइनस एफ भी इसमें भी भाग कीजिए यू भी एफ बराबर जीरो। ये एकदम क्लियर है, एकदम दिख तो रहा है अच्छे से, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। ये यहां तक कटाते हैं, देखिए यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यहाँ पे
भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, तो बचा क्या? देखिए देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/एफ माइनस 1/भी माइनस एक ऊपर कुछ नहीं था, एक बचा ना बटे में भी, माइनस कुछ नहीं बचा तो 1/यू, ये बराबर 0। तो अब तो हम लोग पहुंच गए। देखिए 1/एफ माइनस इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 1/भी प्लस 1/यू हमने सिद्ध कर लिया। देखिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 1/भी प्लस 1/यू बराबर 1/एफ, इन दोनों को पहले, इसको बाद में लिखिए। देखिए तो यह तो फॉर्मूला है 1/भी प्लस 1/यू बराबर 1/एफ। ठीक है, अब देखिए ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा तो आपको लिखने में और इसे प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से देखने के बाद फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना होता है, भाषा लिखना होता है। जब ये देगा परीक्षा में तो इसमें थोड़ा सा भाषा लिखना होता है। देखिए उसको हम लिख के नहीं बताएंगे, उसको हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बस सुनिए। देखिए कैसे लिखते हैं, इसको याद नहीं करना है, याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे, समझे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एम और ये एम डैश। माना कैसे लिखेंगे, माना एम एम डैश, ऐसे एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु S है, वक्रता केंद्र C है। फिर से सुनिए, माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु S और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, तथा इसके मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, तथा इसके मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु है, AB एक वस्तु है जिसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है ना, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। बस इतना ही लिखना है, उसके बाद ये सब नोट करके पूरा डेरिवेशन करना है, पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, ये लैंग्वेज याद नहीं करना, ये जैसे बता रहे हैं वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है, इससे पूरा चीज समझ में आया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।